2024 का एग्जाम दिया था। उसके बाद 22 अप्रैल 2025 को पीडीएफ में नाम आया। आप जब तैयारी कर रहे थे उस दरमियान आप किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिए थे? शुरू में मैंने कुछ कुछ देखा होगा वीडियोस, लेकिन ऐसे मैंने फुल्ली तो सेल्फ स्टडी और अपने भैया और अपने परिवार के गाइडेंस से ही किया है। लक का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। हम लोग से कई ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, पर ड्यू टू सम रीज़न उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तैयारी करते हैं उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए? आप तो बिना कोचिंग के ही तैयारी किए थे, घर में स्टडी किए, उन लोगों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगा कि सबका अपना अपना रास्ता होता है तैयारी करने का। मैंने घर में किया था, ज़रूरी नहीं आप भी वही करें, लेकिन हाँ मतलब ईमानदारी से कीजिए जो कर रहे हैं, जो ऑनेस्टली कीजिए। मुझे लगा था कि हमारे जो ये बेटा हैं वो आईएएस बन जाएंगे। देखिए, हमें इतना तो समझ आ चुकी थी कि हमारे बच्चों में टैलेंट है। देखा जाता है कि जो आईएएस बन जाते हैं उनकी शादियां होती है तो वो खोजते हैं कि आईएएस ही मिले, तो अब आप बहू आईएएस ही लाएंगे। हमारे साथ अभी ये दीपक जी हैं जो 2025 के रिजल्ट में यूपीएससी पास किए हैं और इनको आईएएस रैंक मिला है और बिहार कैडर ही इनका है। शायद ये बिहार में ही आईएएस के पद पर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ। और अभी बिहार कैडर अलॉट नहीं हुआ है। हाँ। होपफुल हूँ कि बिहार कैडर अलॉट हो जाए। हाँ। और बस वही बोलना था कि बस दुआ है कि बिहार कैडर अलॉट हो जाए। चलिए, हमारे साथ इनके परिवार वाले भी हैं। इनके पापा हैं, इनके मम्मी हैं और इनके पापा रेलवे में जॉब करते हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको भी स्वागत है। थैंक यू। आप 2025 के रिजल्ट में आईएएस बने हैं। जी जी, 2024 का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद 22 अप्रैल 2025 को पीडीएफ में नाम आया। तो उस दिन लगा कि हाँ कुछ हुआ है। और 5 अगस्त को सर्विस एलोकेशन बाय डीओपीटी आया है फाइनली। सो उसमें मुझे आईएएस एज अ सर्विस मिला है, एंड विच आई फील वेरी ग्रेटफुल अबाउट दैट। एंड वो बस मम्मी पापा के आशीर्वाद से हो पाया है। ये आपका जो है केमा रैंक है? रैंक मेरा 989 है। और फिर भी मुझे आईएएस मिला, इसलिए मैं और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। आप जब तैयारी कर रहे थे उस दरमियान आप किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिए थे? शुरू में मैंने कुछ कुछ देखा होगा वीडियोस, लेकिन ऐसे मैंने फुल्ली तो सेल्फ स्टडी और अपने भैया और अपने परिवार के गाइडेंस से ही किया है। हाँ, लेकिन हाँ ऑनलाइन रिसोर्सेस बहुत हैं, उस पर डिपेंड हुआ हूँ मैं, और काफ़ी हेल्पफुल भी रहा है मेरे लिए। यानी कि ये कह सकते हैं कि बिना कोचिंग के आप जो है तैयारी किए हैं, उसके बाद एग्जाम भी क्रैक कर लिए हैं? कह सकते हैं, पर हाँ मैंने हेल्प लिया था ऑनलाइन रिसोर्सेज का, ऐसा कह सकते हैं। तो आप घर बैठे तैयारी किए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कोचिंग संस्थान में जाते हैं, उसके बावजूद भी वो पास नहीं कर पाते हैं। इसका जो है मेन रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, पास होना या नहीं होना सिर्फ कोचिंग संस्थान या फिर घर में पढ़ाई करने से डिपेंड नहीं करता है। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंसिस्टेंसी, पेशेंस, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, और बहुत बड़ा फैक्टर ये सब एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से लक का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा फील करता हूँ, और शायद जो हमारे बैच के हर एक व्यक्ति हैं वो जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी फील करते होंगे कि हम लोग से कई ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, पर ड्यू टू सम रीज़न उनका लिस्ट में नाम नहीं है। पर हाँ, ये गारंटी है कि आप यूपीएससी का तैयारी कीजिएगा, शिद्दत से कीजिएगा, तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा। इतना नॉलेज आ जाएगा कि हाँ हो जाएगा। आपका ये केमा अटेम्प्ट था, कितने बार ट्राई करने के बाद ये आपका जॉब मिला? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। 5वां? यानी कि 4 बार। और आप मेंस लिख चुके थे? मेंस लिखे थे या पीटी? नहीं, मेरा पहले भी 4 बार पीटी नहीं हो रहा था, और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था जब पीटी हुआ, और फिर मेंस हुआ और इंटरव्यू भी हुआ, और मतलब मैं आपके सामने अभी यानी बैठा हूँ। कि आप 4 बार एग्जाम दिए, उसमें पीटी तक ही रह गए, पीटी भी नहीं पास कर पा रहे थे। सोचिए, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 4 बार वो इंसान जो पीटी नहीं पास करता हो, कितना जो है। आप तो डिमोटिवेट भी हो रहे होंगे ना? डिमोटिवेट थोड़ा होता था, पर घर वाले में इतना ऐसा माहौल था कि उतना नहीं होने देते। प्लस बाकी एग्जाम्स में मैं देता था तो वहाँ हो जा रहा था मेरा, बस फाइनल राउंड में नहीं होता था, लेकिन वहाँ पीटी, मेंस, बीपीएससी वगैरह में हो जाता था। तो इसलिए डिमोटिवेशन उतना खास कभी आया नहीं। हाँ, पर एज ए ह्यूमन तो आता ही था कि मतलब यार कब तक पढ़ना है, कुछ होगा कि नहीं होगा, वो सबका आता है। मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, जब तक पीडीएफ में नाम नहीं आएगा
तो रैंक 1 से लेकर के रैंक लास्ट तक सब उतने ही परेशान रहते हैं जितना आप लोग परेशान है या कोई व्यक्ति परेशान रहता है। वो नाम आने के बाद भले ही हमें लगता है कि ओ हो गया, हम तो बहुत 30 मार खां थे क्या थे, पर उससे पहले सब वही रहते हैं जो आप सब अभी हैं, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लगे रहिए, बस यही कहूँगा। एग्जाम निकलने के बाद 30 मार खान बनते हैं, लेकिन उससे पहले सब वही रहते हैं। हाँ, मैं तो यही फील करूंगा। प्लस जो जिनका भी सिलेक्शन भी हुआ है उन सबसे भी बात करता हूँ तो वो भी यही बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो मतलब हो गया, अच्छी बात है हो गया, पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अजूबा कर दिया है बाकी लोगों से। और भी लोग मेहनत कर रहे थे और बिल्कुल मैं तो मानता हूँ और मेरे पापा भी कहते हैं कि जिनका नहीं भी होता है 1-2 मार्क्स से, उसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस कुछ कमी रह गया, कुछ गड़बड़ रह गया, गलत हो गया तो नहीं हुआ, लेकिन उनका लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है, बड़ा होता है। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था। अच्छा, सोशोलॉजी में नंबर आते हैं? वो तो आपके ऊपर है। अगर आप मतलब आपका नंबर अच्छा आया था? नंबर ठीक ठाक आ गया है। इस बार सोशोलॉजी में थोड़ा नंबर कम आया है सभी स्टूडेंट्स का, पर ठीक है। मतलब वो अप डाउन होता रहा, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। आप जो सब्जेक्ट चुनिए उस पर मेहनत कीजिए और वो हमारे हाथ में है। तो अब बाकी क्या होता है क्या नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सोशोलॉजी ही क्यों चुने थे? सोशोलॉजी चुनने का 2-3 कारण था। एक तो मेरे भैया थे, वो अटेम्प्ट देते थे, पहले यूपीएससी का दिए हैं और वो 4 बार मेंस लिखे हैं, तो उन्होंने मोटिवेट किया, उनका भी ऑप्शनल सोशोलॉजी था। दूसरा ये कि सोशोलॉजी का ये छोटा है, सिलेबस थोड़ा छोटा लगा मुझे। तीसरा क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर मैं बन जाता हूँ आईएएस तो बाद में तो समाज में ही जाके काम करना है, तो अभी समझ जाता हूँ समाज में क्या चल रहा है, क्या होता है, मतलब कैसे होता है जो। तो ये सब फैक्टर देख के मुझे लगा कि हाँ ये एक चीज़ है जिसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, इंटरेस्टिंग है। क्योंकि सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप शादी के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज, आप कास्ट के बारे में पढ़ते हो, आप रिलीजन के बारे में पढ़ते हो, एजुकेशन के बारे में पढ़ते हो, साइंस टेक के बारे में पढ़ते हो, हर चीज़ के बारे में पढ़ते हो कि इसका क्या रोल है, एक फादर का क्या रोल होता है, एक मदर का क्या रोल होता है। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा उसका सिलेबस देख के, तो इसलिए मैंने ये सब चुना। इंटरव्यू में कुछ ऐसा सवाल जो पूछा गया हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और वो जो आपको अभी तक याद है, वो बताना चाहेंगे? वहाँ पर पैनल में उन्होंने पूछा एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके फादर प्लस प्राइम मिनिस्टर खुद दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर आप बता सकते हैं? तो मुझे लगा कि अच्छा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फादर प्लस सन दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हो। तो मुझे याद आया कि हाँ ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ग्वालियर से ही हैं, उनका भी जन्म वहीं हुआ था। ये आपको याद है। इंटरव्यू कैसा गया था? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था और मैं बाहर निकला था तो मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी और बोर्ड भी बहुत ही कॉर्डियल थी। मतलब वो आपको तंग नहीं करते हो, आपको बिल्कुल आराम से बिठा के पेशेंटली बात करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपना पक्ष रखिए, बोलिए, आराम से बोलिए, जो आपके दिल में है वो बोल सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत तो मुझे महसूस नहीं हुआ था वहाँ पर। तैयारी करते हैं उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए? आप तो बिना कोचिंग के ही तैयारी किए थे, घर में स्टडी किए हैं, उन लोगों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगा कि सबका अपना अपना रास्ता होता है तैयारी करने का। मैंने घर में किया था, ज़रूरी नहीं आप भी वही करें, लेकिन हाँ मतलब ईमानदारी से कीजिए जो कर रहे हैं, जो ऑनेस्टली कीजिए। आप ईमानदारी से करेंगे तो अपने आप से जब झूठ नहीं बोलेंगे तो तैयारी खुद हो जाएगी, फिर वो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए मानते हैं सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा लाइफ में। मतलब अगर मैं इस बात की गारंटी नहीं देता हूँ कि आपके पास पेशेंस रहे, आपके पास कॉन्फिडेंस रहे, आपके पास ऑनेस्टी रहे और उसके बाद लक भी रहे, फिर भी आपका यूपीएससी हो जाए, इसकी बात की गारंटी नहीं देता हूँ। पर इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर ये सब क्वालिटीज आपके अंदर आ गई है तो जीवन में कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप आईएएस बन गए हैं, कुछ ऐसा आपका पहले से ड्रीम रहा हो कि हम अगर यूपीएससी पास कर जाएंगे तो हम समाज में ऐसा कुछ बदलाव करेंगे, वो भी कुछ है? ड्रीम तो था, ड्रीम कहिए या फिर एम कहिए, वो अभी भी है मेरा। मैं एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने खुद वो देखा अपने फैमिली में कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको फर्श से लेकर के अर्श तक पहुँचा सकता है, और वो मैंने अपने फैमिली में होते हुए भी देखा है। तो मुझे लगता है कि वो हर बच्चा जो स्कूल नहीं जा पा रहा है किसी भी कारण से, हमारे समाज के हर बच्चे को, हमारे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उन सबको कम से कम एजुकेशन का मौका तो मिलना चाहिए, तभी वो समझ पाएंगे
कि इसका क्या बेनिफिट है, अपनी वैल्यू वो समझ पाएंगे। जब इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है ना, तो फिर वो लाइफ में कुछ कर सकता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस प्लस एजुकेशन बढ़ाऊँ, ताकि उनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छा से चल सके। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने आप हेल्थ का भी ध्यान रख लीजिएगा, हेल्थ का ध्यान रख लेंगे तो अपनी फैमिली का ध्यान रख लीजिएगा, फैमिली का ध्यान तो फिर पूरे कम्युनिटी का, ऐसे शहर का, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट का, फिर पूरा स्टेट सही हो जाएगा, पूरा देश आगे बढ़ जाएगा। तो एजुकेशन पे ध्यान देना चाहता हूँ। आपको इनको पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा? पढ़ाने के लिए संघर्ष करना जैसी कोई बात नहीं थी, इतना था कि मोटिवेट करना पड़ता था। और मैं हमेशा कहता था कि जीवन खुद में एक संघर्ष है, और अपने आप को समझो, तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, तुम्हारा गोल क्या है, और जो गोल सेट किया है उसके तरफ बढ़ने में क्या क्या कमियां आ रही है उसे दूर करने की कोशिश करो, और अपने आप से सवाल पूछो कि तुम कर क्या रहे हो और करना क्या है। अगर लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा अपने आप को फील हो रहा है, तो फिर छोड़ना मत। आप अभी जॉब भी करते हैं रेलवे में? हाँ, रेलवे में जॉब करते थे, उसमें इनको मोटिवेट भी करते हो कि देखो कितना काम करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है? वो खुद से देखता था, क्योंकि मैं राजेंद्र नगर टर्मिनल में एज ए डिप्टी एसएस काम कर रहा हूँ अभी। तो मेरी शिफ्ट में ड्यूटी हुआ करती थी, कभी 6 से 14, कभी 14 से 22, फिर कभी नाइट में जाकर सुबह तक आता था, बीच में रेस्ट पड़ता था। तो खुद समझता था कि फादर इतने ज़्यादा डिफरेंट टाइम में काम कर सकते हैं बिना थके हुए, या थके हैं तो वो थकावट उनके ऊपर हावी नहीं हो रहा। तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चे इस बात को समझ रहे थे, अंदर ही